हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये राष्ट्रीय आंदोलन का सेशन चल रहा था और राष्ट्रीय आंदोलन किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है हर परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि आपको एक अच्छा स्कोर करने में मदद करता है बच्चों। तो आइए आज का जो हम सेशन है देखेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन पे, क्योंकि इससे पीछे मैंने आपको जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन आदि के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, रोलेक्ट एक्ट वगैरह के बारे में, ठीक है ना। अब जो है इन सारी कठिनाइयों के बाद, इन सारी पृष्ठभूमियों के तैयार होने के बाद इस आंदोलन का विकास होता है बच्चों, ठीक है ना। तो बात करेंगे कि आखिर जो है ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो था वो भारतीय मुसलमानों के द्वारा स्टार्ट किया गया था और गांधी जी ने इसी में जो है असहयोग आंदोलन को ऐड कर दिया था बच्चों, ठीक है ना। इस वजह से ये दोनों ही मिलकर के खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन का रूप ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कारण था कि इस परिदृश्य के अंदर जो है खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया जाता है, किन कारणों की वजह से यहाँ पे असहयोग आंदोलन को भी उसमें ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तीन आंदोलनों के विकास का कारण क्या था, तो सबसे पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो है तुर्की ने ब्रिटेन का साथ न दे करके ऑस्ट्रिया और जर्मनी का साथ दिया था। मतलब ब्रिटेन जब ये जीत जाता है प्रथम विश्व युद्ध को, उसके बाद तुर्की के ऊपर प्रतिबंधों की एक झड़ी लगा देता है बच्चों, ठीक है ना। दुनिया भर की तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा देने के बाद उसके पूरे के पूरे इलाकों को सीमित करने का भी प्रयास करता है, जिससे कि दुनिया के सारे मुसलमान जो हैं वो खफा हो जाते हैं ब्रिटेन के ऊपर, और यहाँ से जो है वो खिलाफत आंदोलन के लिए आगे बढ़ते हैं, खास के भारतीय मुसलमान बच्चों, ठीक है ना। और भारतीय मुसलमानों का जो एक सहानुभूति था वो तुर्की के तरफ था बच्चों, क्योंकि तुर्की में बैठता था इनका खलीफा, और खलीफा को ये लोग पैगंबर का कैसे हैं कि उत्तराधिकारी के रूप में मानते भी थे बच्चों, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा मामला चल ही रहा था, और देखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर जो है आर्थिक कठिनाई भी उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि भारतीय संसाधनों का एक बड़े स्तर पर दोहन किया गया था इस विश्व युद्ध के अंदर, जो कि 1914 से 1918 के बीच चला था। और इन सब से जो है भारतीयों के लिए जो है एक समस्या ये पैदा हो गई कि मांग में बढ़ोतरी के साथ साथ उत्पादन में यहाँ पे कमी आया, जिसकी वजह से आर्थिक कठिनाइयाँ यहाँ पे बढ़ गई, महंगाई अपने चरम सीमा पे पहुँच जाती है बच्चों, ठीक है। दूसरा था रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों, ठीक है ना, जिसकी वजह से भारतीय जनता एक आक्रोश में आ गई थी और वो एक समय का तलाश कर रही थी कि जिस समय लोहा गर्म हो हम सीधे हथौड़ा मार दें। और यही टाइम था जब खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है, तो गांधी जी को समझ में आ जाता है कि इसी खिलाफत के साथ हमें असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो अब पूरी तरह से अंग्रेज़ों से खफा हैं बच्चों, और लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखेंगे जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार द्वारा बचाया जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडेमनिटी एक्ट लागू करके ब्रिटिश सरकार ने इसे बचाया था, जनरल डायर को। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसने गोली चलवाई थी, इसके खिलाफ हंटर कमीशन ने इसकी निंदा भी की थी, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इसे बचा लिया, जिससे कि बहुत सारे लोगों का मोह भंग हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है तो यहाँ पर सभी लोगों को ये लगता है कि स्वशासन मिल जाएगा, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का एकमात्र कह सकते हैं कि उद्देश्य था यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना, न कि पूर्ण स्वराज देना बच्चों, ठीक है। या फिर कह सकते हैं स्वराज की प्राप्ति यहाँ पे इसका लक्ष्य नहीं था, केवल था कि द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। ये सारी जो घटनाक्रम है बच्चों, ये कहीं ना कहीं भारतीयों को आक्रोशित करते हैं, और आक्रोशित करने के बाद जो है इन आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारक के भांति यहाँ पे देखे भी जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात सबसे ज़्यादा आके अटकती है वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ न दे करके तुर्की ने बच्चों साथ देता है जर्मनी का और ऑस्ट्रिया का, और जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है हार जाते हैं ये विश्व युद्ध, उस समय तुर्की के ऊपर ब्रिटेन ने विभिन्न प्रकार के जो है प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी, और इन प्रतिबंधों से भारतीय मुसलमान भी नाराज़ हो गए, क्योंकि खलीफा को अपना प्रतिनिधित्व मानते थे, और इसकी वजह से उसकी सहानुभूति में इन्होंने यहाँ पे खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया बच्चों, ठीक है ना।
तो आप देखेंगे यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, इसकी कहानी मैंने आपको पूरी बता दी। यहाँ पे बच्चों मैं वही चीज़ लिखता हूँ जो आपके याद करने लायक हो, बाकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि अखिल भारतीय, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन है वो 1919 ईस्वी सितंबर में किया गया था। सितंबर 1919 के अंदर जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। और इस कमेटी के गठन करने में कौन कौन लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो देखेंगे मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, मौलाना आज़ाद थे, अजमल खान थे, हसन मोहानी थे बच्चों, हसन मोहानी। आप एक बात और भी ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो मोहम्मद अली और शौकत अली हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली को ही अली बंधु के नाम से जाना जाता है इतिहास के अंदर, ठीक है। बहुत जगह इनका जो नाम है अली बंधुओं के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो इनका जो वास्तविक नाम है मोहम्मद अली शौकत अली है, याद रखेंगे। अब देखना ये है कि नवंबर 1919 ईस्वी में इस कमेटी का जो सम्मेलन है वो दिल्ली में आयोजित किया जाता है, दिल्ली के अंदर। आप याद रखेंगे कि जितने भी मुसलमान थे बच्चों, वे सारे मुसलमान जो हैं वे खड़े हो चुके थे खिलाफत आंदोलन के पक्ष में। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि खलीफा जो है हमारा प्रतिनिधि है, ब्रिटेन को उसके साथ उदारवादी रूप अपनाना चाहिए। याद रखेंगे यहाँ पे कि केवल 30% मुसलमान ही भारतीय परिदृश्य में अपना जो है ये आंदोलन चला रहे थे, और बाकी के जो 70% मुसलमान थे उस समय, उनका एक पूरा का पूरा मकसद ये था कि खलीफा को उसका स्थान दिलाना, तुर्की को उसका स्थान दिलाना, तुर्की का रक्षा करना, ठीक है बच्चों। ये मुद्दों को लेकर ही ये सामने आए थे। और असहयोग आंदोलन, गांधी जी भी बहुत चालाक थे, गांधी जी को लगा कि यही मौका है, अब तो हथौड़ा मारना ही पड़ेगा, लोहा गर्म है, इनको भी साथ लें, क्योंकि ये भी अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे हैं, हमारा भी दुश्मन अंग्रेज़ है, और जब दोनों मिल करके साथ लड़ेंगे तो अंग्रेज़ों को हमें संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और गांधी जी ने जो है बच्चों यहाँ पे लक्ष्य भी रखा था कि अगर ये आंदोलन जो है 1 साल तक चला दिया जाए तो स्वराज जो है वो निश्चित मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे यहाँ पे, तो गांधी जी की बहुत पढ़े लिखे थे और इनका संयोजन जो है वो मुसलमानों से भी अच्छा खासा था। इस वजह से इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो गांधी जी को बनाया जाता है। ये लोग सदस्य थे, याद रखिएगा, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक अच्छा रिजल्ट दिया था, हिट फिल्में की थी बच्चों, ठीक है ना। जैसे चंपारण आंदोलन का, फिर से आप कह सकते हैं कि खेड़ा आंदोलन है, फिर से वहाँ पे अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये सब बैक टू बैक जो है आंदोलन इन्होंने हिट दिया था। इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे मुसलमानों को भी लगा कि गांधी जी एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, ठीक है ना। इस वजह से इन्होंने खिलाफत आंदोलन के लिए, या फिर कह सकते हैं इस कमेटी के लिए, इनको अपना अध्यक्ष बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। और गांधी जी एकमात्र ऐसे भारतीय भी थे उस समय जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के सामने बिना आँखों पे पट्टी बांधे भाषण दिया था। याद रखिएगा, उस समय इतना ये था कि अगर किसी हिंदू को मुस्लिम महिलाओं के सामने अगर भाषण देना है तो उसे अपने आँखों पे पट्टी बांधना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गांधी जी एकमात्र ऐसे थे, क्योंकि अब आप सोच सकते हैं कि मुसलमानों के साथ इनका कितना बनता होगा, ठीक है ना। मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी को जो है यहाँ पे प्यार करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि गांधी जी जो है हमें स्वराज दिला सकते हैं। हिंदुओं का मानना था गांधी जी हमें स्वराज दिला सकते हैं, मुसलमानों का मानना था कि गांधी जी जो है तुर्की का जो साम्राज्य था वापस से उसको स्थापित करा सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे जब देखेंगे तो इस कमेटी के अध्यक्ष तो गांधी जी बनाए गए, लेकिन 1920 में, याद रखिएगा, 1920 में सेब्रिज की संधि से तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। सेब्रिज की संधि होती है, याद रखिएगा, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संधि से तुर्की का विभाजन होता है, क्योंकि तुर्की उस समय पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा देश हुआ करता था बच्चों। लेकिन इसी सेब्रिज की संधि जो 1920 में होती है, इससे तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब इससे भारतीय मुसलमान और खफा हो जाते हैं। अब देखिएगा, अब गांधी जी को लगता है कि लोहा और ज़्यादा गर्म हो चुका है, ठीक है ना। तो गांधी जी को लगता है जब लोहा और ज़्यादा गर्म हो चुका है तो वहीं पे जून, देखिए यहाँ पे मई में सेब्रिज की संधि होती है और जून 1920 में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन इलाहाबाद के अंदर होता है बच्चों। और इलाहाबाद के अंदर जब ये सम्मेलन होता है तो गांधी जी ने यहीं पे एक प्रस्ताव रखा कि बेटा देखो, अब तुम मेरी बात मानो, तुम चाहते हो, और मैं इसका अध्यक्ष भी हूँ, तो अगर चाहते हो कि भारतीय के परिपक्ष में भी या फिर तुर्की के भी परिपक्ष में अगर ये रिजल्ट अच्छा आए तो आपको यहाँ पे असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना पड़ेगा,
ठीक है ना। आप जो है खिलाफत आंदोलन के साथ साथ मेरा भी कंसेप्ट लेके आओ और असहयोग आंदोलन को भी स्टार्ट करो। जल्द ही हम दोनों जो है अंग्रेज़ों को खदेड़ देंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब जो है मुसलमान भी इस पे तैयार हो गए, और तैयार होने के बाद बच्चों इसी इलाहाबाद के सम्मेलन से बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि खिलाफत कमेटी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन चलाने की बात को स्वीकार कर लेते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन चलाने की बात को इन्होंने यहीं पे स्वीकार कर लिया, इलाहाबाद। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन चलाने की बात कब और किस जगह स्वीकार की थी, तो इलाहाबाद सम्मेलन में जून 1920 के अंदर इस चीज़ को स्वीकार किया था बच्चों, ठीक है ना। आगे देखेंगे 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है ना। यानी खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन जो है औपचारिक रूप से शुरुआत कब करती है, 31 अगस्त 1920 को, ठीक है बच्चों। और इसी दिन जो है आप कह सकते हैं बेटा, तो यहाँ पे जो है 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से जो है आंदोलन की शुरुआत करता है, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछेगा कि खिलाफत कमेटी ने औपचारिक रूप से आंदोलन की शुरुआत कब से की है, तो आपको याद रखना है 31 अगस्त 1920 से की है बच्चों। और इसी दिन खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। 31 अगस्त को ही खिलाफत दिवस मनाने की घोषणा भी की जाती है इलाहाबाद के सम्मेलन से बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे तो 1 अगस्त को, याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को भारत को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक के रूप में, क्योंकि ये एक सक्रिय आंदोलन में भाग रहने वाले नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु होती है वो 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। अब आप देखेंगे कि इनका मृत्यु जो है भारतीयों के लिए बहुत बड़ा आघात लगा बच्चों, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन में अगर ये होते तो आप कह सकते थे आंदोलन का स्वरूप कुछ और भी ज़्यादा प्रभावशाली रहा होता बच्चों, ठीक है ना। लेकिन मृत्यु को कोई टाल तो नहीं सकता था। अब बात ये थी कि खिलाफत आंदोलन में जो है बच्चों असहयोग आंदोलन को जो है गांधी जी ने जोड़ दिया। खिलाफत वालों ने तो क्या कर दिया कि असहयोग आंदोलन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी कि हम लोग असहयोग आंदोलन चलाएंगे। अब गांधी जी को लगा कि अब इनके साथ अगर कांग्रेस भी मिल जाती तो इस असहयोग आंदोलन को व्यापक तौर से हम लोग चलाते और 1 वर्ष के अंदर स्वराज जो है प्राप्त कर लेते। अब जो है कांग्रेस को भी गांधी जी मनाने का प्रयास करते हैं और उसी समय जो है कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कोलकाता में बुलाया जाता है सितंबर 1920 में बच्चों। सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आता है और इसमें जो है कुछ असहयोग, क्योंकि गांधी जी को तो कोई मना कर नहीं सकता था। यहाँ पे ये हुआ कि चलिए ठीक है हम भी कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन अनुमोदन यहाँ पे नहीं मिला था। याद रखिएगा, यहाँ पे असहयोग आंदोलन को अनुमोदन नहीं मिला था। केवल कुछ कार्यक्रमों पे सहमति बनी थी कि चलिए हम लोग जो है यहाँ पे कुछ कार्यक्रम जो असहयोग आंदोलन के तौर पे आएंगे, जैसे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, होली जलाना, या फिर सरकारी शिक्षण कार्यक्रमों से, या फिर वकालत छोड़ देना, ठीक है ना। ये सारे कार्यक्रम जो है इसमें तय हुए थे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं विशेष अधिवेशन, मतलब विशेष अधिवेशन कहने का मतलब परीक्षा के रूप से विशेष है, ठीक है ना। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा कि जो ये अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था नागपुर के अंदर बच्चों, ठीक है ना। कांग्रेस का दिसंबर 1920 का जो अधिवेशन था बच्चों वो नागपुर में हुआ था और इसी नागपुर अधिवेशन से असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है ना। कांग्रेस के द्वारा जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था उसका अनुमोदन जो है वो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन से ही मिला था बच्चों, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि वो आंदोलन का स्टार्टिंग हुआ था दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन से बच्चों, ठीक है ना। नागपुर अधिवेशन से। ये तो खिलाफत आंदोलन चल ही रहा था, इसके साथ भी इन्होंने गांधी जी के कंसेप्ट को अपने अंदर समाये लिया और उसके बाद से असहयोग के तौर पे भी ये लोग काम करने लगे। लेकिन यहाँ देखेंगे आप तो यह अधिवेशन नागपुर में किया गया और कांग्रेस भी जो है असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राज़ी हो जाती है मुसलमानों के साथ मिलकर के, यानी खिलाफत कमेटी के साथ मिलकर के बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे पूरा एक बहुत बड़ा सैलाब फैलता है, पूरे के पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन फैलता है बच्चों। असहयोग आंदोलन जो है पूरे भारत में सभी लोगों ने विदेशी कपड़ों का होली जलाते हैं जला करके, ठीक है ना। सभी बच्चों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों से इस्तीफा दे करके बाहर आ जाते हैं
और आप कहेंगे कि जो भी वकील थे जो न्यायालयों में काम करते थे उन्होंने भी न्यायालय को छोड़ करके बाहर आ गए। यहाँ पे 1920 के अंदर ही यहाँ कह सकते हैं कि विधान परिषद का चुनाव होने वाला था, उसका भी बहिष्कार करते हैं, लेकिन जो इसमें CR दास होते हैं वे थोड़ा सा इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर बाद में वो भी मान जाते हैं। यानी वहाँ पे इसका भी बहिष्कार किया जाता है, मतलब न्यायालयों का बहिष्कार होता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि उनके विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है। बच्चों ने अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कॉलेज में पढ़ने से मना कर दिया, या फिर अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए न्यायालयों में वकीलों ने जाने से मना कर दिया। ये सारा जो है असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आने लगा बच्चों, ठीक है ना। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक बात और याद रखना है, अभी तक जो भारतीयों का कंसेप्ट था, उदारवादियों या जिनका भी कह सकते हैं, इन लोगों का मानना था कि संवैधानिक दायरे में रहकर ही हमें क्या करना है, सारे कार्यों को करना है। लेकिन अब यहाँ पे ये हुआ कि भैया अब हमको स्वराज चाहिए, चाहे संवैधानिक दायरे से बाहर जनसंघर्ष चला जाए बच्चों, ठीक है ना। यानी संवैधानिक दायरे से बाहर जनसंघर्ष की अवधारणा भी यहाँ से दी जाती है। अब जो है हम संविधान को नहीं मानेंगे बल्कि आगे भी चलेंगे और तुम्हारा विरोध करेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद जो है कांग्रेस, देखिए अब चूँकि क्या है कि जब आंदोलन यहाँ पे पूरे भारत में चलने लगा तो दिन मतलब प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए, या फिर प्रतिदिन कौन से कार्य कहाँ पे कौन सा आयोजन करना है, कहाँ से कौन से धरने बैठाने हैं, इन सारे कार्यों पे देखरेख करने के लिए जो है योजनाएं बनाने के लिए जो है बच्चों वो 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति की गठन किया जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन कब होता है, तो 1920 के अंदर होता है, इसी नागपुर अधिवेशन से होता है, असहयोग आंदोलन के समय ही होता है बच्चों। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब जब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो था केंद्रीय स्तर पे बच्चों, लेकिन प्रांतीय स्तर पे भाषाई आधार पे भी प्रांतीय समितियों का भी गठन किया गया कि प्रांतीय स्तर पे जो आंदोलन होगा उनके प्रतिदिन के कार्यों को देखने के लिए भाषाई आधार पे जो होगी एक प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां भी होनी चाहिए प्रत्येक प्रांत के अंदर, जिससे क्या होगा, एक केंद्रीकरण का प्रभाव भी यहाँ पे दिखता है, विकेंद्रीकरण का प्रभाव भी यहाँ पे दिखता है। फिर आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो कांग्रेस से अलग होकर के इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन करते हैं। वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जो कि स्वदेशी आंदोलन में बंगाल से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बच्चों। अब जो है जैसे ही ये कांग्रेस से अलग होकर के इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन करते हैं, इनका जो अब योगदान है वो पूरे इतिहास में नाम मात्र का हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। और इसी आंदोलन में जो है बच्चों गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि भी लौटा देते हैं। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने किस आंदोलन में लौटाई थी, असहयोग आंदोलन में। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा उपाधि को मतलब त्यागा था, या कौन सी उपाधि जो है लौटाई थी, तो याद रखेंगे यहाँ पे कैसरे हिंद की उपाधि। और तिलक की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए तिलक फंड की भी स्थापना की जाती है। और आप बात याद रखेंगे कि उस समय कांग्रेस का जो है सदस्य बनने के लिए 4 आना फीस लगता था बच्चों, और इस सारे फीसों की वजह से जो है आप देखेंगे तिलक फंड के अंदर जो है फीस के द्वारा या बाहरी सोर्स के द्वारा जो है 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके थे बच्चों, ठीक है ना। महिलाओं ने अपने जेवर तक बेच करके जो है इस फंड में जमा कराए थे पैसे स्वराज के लिए बच्चों, ठीक है ना। यानी इस देश को आज़ादी मिली है बच्चों, तो प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चे या प्रत्येक एक एक व्यक्ति का जो है योगदान इसमें उल्लेखनीय है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी का योगदान न के बराबर है या किसी का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो आपको कहना यही है कि इस पूरे के पूरे आंदोलन में एक व्यापक जन आंदोलन फैला, और व्यापक जन आंदोलन में महिलाओं ने भी उस तरह से भाग लिया, बच्चों ने भी उस तरह से भाग लिया, बुजुर्गों ने भी उस तरह से भाग लिया बच्चों, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे इसी के समय जो है अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी बकचोदी बच्चों यहाँ पे होती है कि एक प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत दौरे पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है व्यापक तौर पे, वहाँ पे जो है 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के दौरे पे आते हैं। और इनके आने का जब ये देखिए साला यहाँ पे पूरा मामले पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस ससुरा घूमने आ रहा है भारत, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है इसका विरोध भी होना स्टार्ट हो जाता है, इसके दौरे का विरोध होता है और एक उग्र तरीके से होता है पूरे के पूरे भारत के अंदर बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि जब ये आंदोलन शुरू किया गया असहयोग आंदोलन, उस समय भारत का वायसराय कौन था बच्चों, तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड
चेम्सफोर्ड बच्चों, ठीक है ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था बच्चों, ठीक है। शुरू होते समय याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जब ये आंदोलन ख़त्म किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। इसको लिख के रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग जो है ये जब आंदोलन ख़त्म होता है उस समय वो वायसराय था, ठीक है बच्चों। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब कांग्रेस की जो भी सदस्य थे अब गांधी जी पे दबाव बनाना स्टार्ट करते हैं। गांधी जी से कहते हैं अब देखो असहयोग आंदोलन तो यहाँ पे चल ही रहा है, क्यों ना यही एक बेहतर मौका है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया जाए। और इसी के लिए लेकर के जो है बच्चों एक अधिवेशन बुलाया गया दिसंबर 1921 में अहमदाबाद के अंदर बच्चों। अहमदाबाद के अंदर जो है ये अधिवेशन बुलाया गया और इसका मकसद केवल ये था बच्चों कि गांधी जी को इस बात पे मनाना कि क्यों ना असहयोग आंदोलन के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया जाए। अब गांधी जी को लगा कि बड़ा बढ़िया बात कह रहे हैं सब, चलिए मान लेते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो गांधी जी ने भी अब अंग्रेज़ों को ऐलान कर दिया, बेटा अब देख हम जो है 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ऐलान करते हैं अंग्रेज़ों से कि सबसे पहला काम कि तुम प्रेस से प्रतिबंध हटाओ। प्रेस से प्रतिबंध हटाने के साथ साथ जितने भी तुमने राष्ट्रवादियों को बंद किया है सबको जेल से बाहर निकालो और हमें स्वराज की प्राप्ति दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों, ठीक है ना। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने के लिए गांधी जी ने चेताया था इनको कि बेटा हम लोग स्टार्ट ही कर देंगे अगर ये बात नहीं माने। लेकिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है इस समय, लेकिन एक घटना घट जाती है बच्चों। और याद रखिएगा थोड़ा सा इससे पहले मैं बता दूं, यह आंदोलन स्टार्ट कहाँ से होने वाला, सूरत के बारदौली से। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी घोषणा करने वाले थे ये आंदोलन सूरत के बारदौली तालुका से जो है स्टार्ट होने वाला था। आप सोचिए जहाँ पे एक आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, अगर उसमें एक व्यापक तौर से सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाता, मतलब एक चोट पे दूसरा चोट अगर आ जाता तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत भयानक स्थिति खड़ा हो जाती और शायद उनको भारत छोड़ना पड़ता बच्चों, ठीक है ना। लेकिन ये आंदोलन भले ही सूरत के बारदौली से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 4 दिन बाद ही गांधी जी की इस घोषणा के 4 दिन बाद ही बच्चों गोरखपुर के चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। इसमें जनता जो है असहयोग आंदोलन के लिए बाहर निकली थी, धरने दे रही थी। उसी समय पुलिस ने जनता पे गोलियां चला दी। अब जनता पे गोलियां चला दी वो भी गोरखपुर वाले उत्तर प्रदेश वालों पे। अब उत्तर प्रदेश वालों पे जब गोलियां चलेंगी तो छोड़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, वो तो खुद ही समझ ही सकते हो आप लोग। उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को उठा करके थाने में डाल के पूरे थाने को जला दिया बच्चों। जो पुलिस उसमें से बच के निकलता था उनको भी उठा के उसी में फेंक देते थे, बता दिए कि ये उत्तर प्रदेश है, हमसे रंगदारी नहीं चलेगी बच्चों, ठीक है ना। इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो चौरी चौरा कांड था इससे जो है गांधी जी बहुत व्यथित हुए। गांधी जी को लगा कि हमारा जो कंसेप्ट था अहिंसा का, इस अहिंसा के कंसेप्ट में जो है हिंसा हो गई, अब बेटा ये कार्यक्रम आगे नहीं चलेगा, ठीक है ना। और फाइनली उन्होंने 22 फरवरी के आसपास जो है इस पूरे आंदोलन को यहाँ पे बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना भी की कि गांधी जी इतना बढ़िया आंदोलन चल रहा था, एक घटना को लेकर के क्यों बंद कर दिए, क्योंकि उनको पता था अब अंग्रेज़ जो हैं चुप बैठने वाले नहीं थे। अब वो एक बहुत व्यापक मात्रा में दमन पे उतर जाते और भारतीयों का वो दमन करने लगते, भारतीयों को, निर्दोषों को भी मारने लगते। गांधी जी इस चीज़ को समझ चुके थे और एक आंदोलन ज़्यादा समय तक चलेगा तो उसका प्रभाविता भी ख़त्म हो जाएगी। इस दोनों कारणों की वजह से गांधी जी ने यही सही अवसर समझा और यहाँ पे जो है उन्होंने अपने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी बच्चों, ठीक है ना। इससे जो है बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए, बहुत सारे जो कैसे राष्ट्रवादी थे वो नाराज़ हो गए थे। लेकिन बाद में जब लोगों को समझ में आया तो यहाँ पे समझ चुके थे कि हाँ ये आंदोलन गांधी जी का सही करना सही था, ठीक है ना, समाप्त करना सही था बच्चों। अब सोचिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 में बारदौली से स्टार्ट होने वाला था, अब वो बच्चों 6 साल के लिए समाप्त हो जाता है इस घटना के कारण। और बाद में अब आप देखेंगे कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट होता है तो गांधी जी ने नमक आंदोलन, दांडी यात्रा जब की, नमक कानून जब तोड़ा, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो आज का ये सेशन पूरी तरह से आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रयास करता हूँ कि कहानी के लैंग्वेज में जो है आपको समझाने का प्रयास करूँ ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें मैं लिख देता हूँ ताकि जो है समय कम से कम लगेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।